तो एक सवाल पूछता हूँ सब लोगों से, तुम लोगों ने मैथ साइंस क्यों लिया है? मतलब कुछ सोचा होगा ना 10th क्लास में, कुछ थॉट्स होंगे कि कॉमर्स वाले लोग बिजनेस करते हैं, मेडिकल वाले लोग डॉक्टर बनते हैं, जैसे कीर्तिका बनेगी। तुम लोगों ने मैथ साइंस क्यों लिया? तो तुम सोच के बताओ, तुमने क्यों लिया? NDA। अच्छा, तुमने क्या क्या बनना है? एस्ट्रोफिजिक्स बनना है? आइंस्टीन बनना है? आइंस्टीन की तरह बनना है? मतलब एस्ट्रोनॉट स्पेस साइंटिस्ट बनना है। ओके, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, IT प्रोफेशनल। ओके, और कीर्तिका तुम्हें क्या करना है? मतलब तुमने क्यों लिया बायो? डॉक्टर। ओके, तो IT में, मतलब IT में क्या करना है? कोडर बनना है या मतलब और अंदर का सोचा है कुछ? अंदर का नहीं सोचा। एस्ट्रोफिजिक्स तो बहुत थोड़े बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। NDA में क्या एयरफोर्स में जाना है? एयरफोर्स। NDA में भी तीन होते हैं, एयरफोर्स और ये ज़मीन वाले और नेवी वाले। हाँ, तो एस्ट्रोफिजिक्स की बाद में बात करते हैं। तुम्हें कौन सा डॉक्टर बनना है कीर्तिका? डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, मतलब शरीर के हर पार्ट के लिए डॉक्टर है, और मेंटल डॉक्टर भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह। IT प्रोफेशनल में तुम्हें मतलब क्या क्या होता है, कुछ आइडिया है? तो ये कोडिंग करनी पड़ती है, तो अपने जो भी वेबसाइट वगैरह सब बनी हुई हैं, ये किसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, किसी लैंग्वेज से बनी हुई है। और दूसरे टाइप के IT प्रोफेशनल होते हैं, HR भी होते हैं। IT इंडस्ट्रीज लाइक फिल्म इंडस्ट्री की तरह है, इसमें हर बहुत सारे वो मौजूद है, डिपार्टमेंट्स। HR हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, एनालाइज कर रहे हैं कुछ पढ़ के, सोचना है इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एस्ट्रोफिजिक्स मतलब इतना गहरा थॉट कैसे है? मतलब अगर 1 लाख लोगों को सर्कल बनाएंगे ना, उसमें एस्ट्रोफिजिक्स 2 बच्चे बोलेंगे, बस बोलेंगे, बन नहीं गए अपन, ये मत सोचना बन गए। हाँ बताओ ज़रा कि एस्ट्रोफिजिक्स क्यों बनना है? क्या क्या? स्पेस में इंटरेस्ट है। हाँ, तारे वारे देख के अच्छा लगता होगा बचपन में। नहीं, ऐसा नहीं है, बस पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा, थ्योरीज होती है ना, ग्रेविटेशन वाली थ्योरी की। हाँ, तो अपन अभी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये मतलब विलुप्त हो चुकी है। हाँ, फिजिक्स की तो अपन एस्ट्रोफिजिक्स की बहुत अच्छी चर्चा कर सकते हैं। तो देखो, आइंस्टीन का टाइम था 1960s के टाइम, 1960 के बाद मर गया था वो, तो उससे पहले का टाइम था उसका। वो चीज़ें अभी अपने सिलेबस में ही नहीं है, 12th क्लास के सिलेबस में। और केवल एक चीज़ है उसकी सिलेबस में, जो मॉडर्न फिजिक्स है, और वो भी मतलब बहुत ही बच्चों जैसी है। तो फिज़िक्स बहुत हैवी होती जाएगी आगे चल के, और इसके लिए तो हमें मैथमेटिकल चीज़ पे हाथ जमाना पड़ेगा। थोड़ा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फिज़िक्स को एनालाइज करने के लिए। मतलब तुम पहला थॉट तुम्हारा ये रहा होगा फिज़िक्स खोलते टाइम, जब तुम 10th क्लास के बाद पहली बार 11th की किताब देखी होगी, कि यार इसमें मैथ्स की इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं। 10th की किताब में मैथ्स जैसा नहीं, ऐसे थ्योरी जैसी लगती थी फिज़िक्स, अभी मैथ्स जैसी लगने लगेगी, यार इतनी सारी मैथ्स की चीज़ें हैं। अगले बैचलर्स ऑफ फिजिक्स में किताब खोलोगे तो मैथ्स ही दिखाई दे रही है उसमें, सब जगह इक्वेशंस ही सब मैथ्स की हैं। मतलब अपन ये जो पढ़ते हैं ना, P = dP/dt, और ये जो पढ़ते हैं तीसरी मतलब F12 = -F21, तो तुम्हें बस इतने ऐसी चीज़ें लिखी होंगी पूरी किताबों में, और फैमिलियर होके हमें पढ़ना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। तो
एस्ट्रोफिजिक्स जो लाइक बहुत ही फैसिनेटिंग है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए दिमाग उस लेवल पे ऑपरेट करने लगता है। कुछ ऐसा इंस्पायरिंग थ्योरीज वगैरह पता है क्या, जो थोड़ी क्या चल रही हैं आजकल? मतलब कुछ वो सुना होगा तुमने, एक इंटरस्टेलर मूवी है जिसमें वो दूसरे प्लैनेट पे जाता है तो उसका टाइम अलग चलने लगता है। मतलब आगे की थ्योरीज तो पढ़ी है कि क्या लॉन्च होने वाला है। तो एक फैक्ट बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ तुम्हें कि अगर हम कहीं और जाएंगे, जैसे दूसरे हैवी प्लैनेट पे जाएंगे, तो वहाँ पे 1 घंटा यहाँ का, वहाँ का 1 घंटा यहाँ का 1 साल भी हो सकता है। टाइम अलग अलग उस पर चलता है। तो अभी अपन जो सिंपलिस्टिक चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये कि अर्थ राउंड है और सन राउंड है और इसके आसपास ये रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, ये थ्योरीज गलत है। न्यूटन की थ्योरीज मतलब गलत नहीं, मतलब परफेक्ट नहीं है। इनको और परफेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स लगाई जा रही है। तो स्पेस टाइम ग्राफ का तुमने सुना होगा, ये सब सर्च मत करना, ये तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा बस फैसिनेशन लगे कि अपन कोर्स के अलावा भी कुछ पढ़ लेते हैं। स्पेस टाइम कर्व के बारे में तुमने सुना होगा। देखिए नॉर्मली हम जब 9th-10th क्लास में सोलर सिस्टम का मॉडल बनाते थे तो एक बॉल रख देते थे बीच में और बाकी 9 बॉल्स ऑर्बिट में बनाते थे, तो वैसा विजुअलाइज दिमाग में होता है। तो ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा नहीं है। इसको इमेजिन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने 3 डायमेंशन ही देखे हैं, चौथा डायमेंशन नहीं है। जैसे 3 डायमेंशन ही विजुअलाइज कर सकते हो तुम। जैसे तुमसे कोई बोलेगी बताओ ये हम 3 डायमेंशन में बैठे हैं, हाँ, चौथा डायमेंशन कैसे समझाएं तुम्हें? चौथा डायमेंशन तुम्हें समझ नहीं आएगा, हमें किसी को समझ में नहीं आएगा इस वर्ल्ड में। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, जस्ट ऐसे वाला एक थॉट लगाते हैं कि अगर तुम एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पे गिराओगे, एक एक्सिस पे मतलब तुम ऐसे लाइट मारोगे कि उसकी एक ही एक्सिस पे फ़ोटो बने। 2 डायमेंशन को तुम परछाई के फॉर्म में 1 डायमेंशन जैसा विजुलाइज कर सकते हो। 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन बना रहा है। 3 डायमेंशन का प्रोजेक्शन लेंगे तो वो 2 डायमेंशन में दिखेगा कैसा हमें? एक प्लेट की तरह। तो 3 डायमेंशन का प्रोजेक्शन कैसा बन रहा है? 2 डायमेंशन। तो अब हमें 3 डायमेंशन का विजुलाइजेशन है। तो इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि 3 डायमेंशन जो है वो चौथे डायमेंशन का फोटोग्राफ है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, विद्वान समझाने के लिए टाइम को 4th डायमेंशन बोल देते हैं। बोले टाइम की तरफ विजुलाइज कर लो इसको। तो चौथे डायमेंशन को टाइम की तरफ, अब टाइम को तुमने देखा तो नहीं है, सेंस किया है बस। इंटरेस्टिंग लग रहा है या पढ़ाई शुरू करें? इंटरेस्टिंग। तो टाइम इज़ द 4th डायमेंशन, ऐसा लोग सोच लेते हैं। तो अब 2 चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि टाइम इज़ द 4th डायमेंशन और 3D इसका प्रोजेक्शन होगा। तो चौथे डायमेंशन का प्रोजेक्शन 3D है, मतलब ये टाइम का प्रोजेक्शन है। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन में देख रहे हैं तो ये 2 बातें याद रखते हुए ऐसे इमेजिन करो। ये स्पेस टाइम कर्व है, मतलब ये बना नहीं पाऊंगा मैं, है ना, बस तुम इमेजिन करो, थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एक 3 डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है, फोम टाइप गद्दा है ये। और अगर उस पर अपन कुछ बॉल रखेंगे, बहुत सॉफ्ट गद्दा है, मतलब इतना भी हैवी नहीं है, कोई करलॉन का गद्दा नहीं है, बहुत सॉफ्ट गद्दा है। उसमें बॉल रखेंगे तो क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन बनाए, तो यहाँ पे मान लो बॉल रखी है, तो ऐसा गद्दा बेंड हो जाएगा, इधर साइड से दब जाएगा। तो ये तो हमको ऐसे 2 डायमेंशन में दिख रहा है, ये चीज़ 3 डायमेंशन में हो रही होगी। तो उस 3 डायमेंशन कर्व को
में जब बैंड आता है, मैं जस्ट एक ऐसी डायग्राम बनाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो तुम बताना, मैं ऐसे मुंह से समझाऊँगा। तो मान लो ये इतने स्पेस में यहाँ पे कुछ कोई मैथ वैथ नहीं है इसमें ना, इतने स्पेस को हमने बैंड कर दिया, तो ये वाले पॉइंट्स थोड़े नीचे पहुँच जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएगा ये। तो इस स्ट्रेच को मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ लेट से कि पहली सिचुएशन थी कि ये कोई स्ट्रेच नहीं था, और दूसरी सिचुएशन थी कि ये स्ट्रेच्ड है। ठीक है। अच्छा, आइंस्टीन ने ये कहा था, अब क्यों ये सब मत पूछना क्यों कहा था, और ये सही है मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है मतलब कि जैसे रिलेटिव में होता है ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन लाइट की स्पीड रिलेटिव नहीं है। जैसे तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल है कि सन है, मान लो सपोज ये यहाँ से एक स्पीड जा रही है, यहाँ पे ऐसे स्पीड ऑफ लाइट से सी स्पीड से जा रही है, और ये यहाँ पे भी सी स्पीड से जा रही है इस तरफ वाली लाइट, तो इसके रिलेटिव इसकी 2c होनी चाहिए, जो हमने ऐसे सीखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट रिलेटिव, ये इसके रिस्पेक्ट में भी सी रहेगी, ये इसके रिस्पेक्ट में भी सी रहेगी। अभी ये सब थॉट्स उत्पन्न मत करना कि फिर हमने को पढ़ाया क्यों सिलेबस में, अभी बस मज़े से देखो, ये इंटरेस्टिंग है बहुत। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वही है, यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट वही है, चाहे स्पेस टाइम कर्व बैंड हो जाए चाहे नहीं हो, स्पीड ऑफ लाइट तो वही रहनी है। लेकिन असल में ये ट्रैवल ऐसा करेगी क्योंकि अब ये स्पेस हो चुका है उसका, तो ये अब देखो यहाँ पे स्पीड तो वही है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड वही है बट डिस्टेंस कम है। तो अब स्पीड सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो क्या चीज़ चेंज हो रही है, कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही होगी? टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत सिंपल, ये तो बच्चा जानता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट चेंज, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। अरे ये सब मत देखो, तुम तो ये सोचो कि d अगर बड़ा होगा तो टाइम भी बड़ा होना पड़ेगा कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सब बताया है उसने कि भाई यहाँ पे अब ये स्पेस टाइम ग्राफ बैंड हो गया, जहाँ पे जितना ज़्यादा बैंड होगा, मतलब मान लो सपोज दो प्लैनेट्स कंपेयर करें अपन, एक प्लैनेट ये और एक बस इतना सा है, तो ज़्यादा स्पेस किधर बैंड कराएगा, ये बड़ा वाला कराएगा, तो यहाँ टाइम और ज़्यादा परसीव होगा। मतलब हम यहाँ पे 1 आवर गुजार के आएंगे तो यहाँ पे तो वो बहुत कम ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा, 25 आवर्स, मतलब लेट्स से कुछ भी रैंडम नंबर। ये बात समझ आ रही है? तो इस चीज़ को तो अभी तुम इसमें मैकेनिक्स में भी पढ़ लोगे कि दो प्लैनेट्स हैं, एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है ना। तो ज़्यादा ग्रेविटी किधर होगी? बड़े वाले पे, तो फिर ज़्यादा खींचेगा वो। अच्छा, ये आर पर भी डिपेंड करता है ना, आर पर भी डिपेंड करता है, मतलब कि क्वाइट ए गुड पॉसिबिलिटी कि इस पर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए क्योंकि उसका मास ज़्यादा हो सकता है, आर पर भी डिपेंड करता है। तो अभी तुम इतनी गहराई में मत उतरो, बस इतना देखो, बहुत बड़ा प्लैनेट है, इन्फाइनाइटली बड़ा इमेजिन करो दिमाग में, तो बहुत छोटा सा है तो ज़्यादा ग्रेविटी बड़े वाले पे होगी, मास भी ज़्यादा, उसका सब कुछ ज़्यादा है। तो इट इज़ फंक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये स्पेस टाइम ग्राफ कितना ज़्यादा बैंड होगा वो चीज़ ग्रेविटी है। ग्रेविटी को इमेजिन करो उस तरीके से, स्पेस टाइम को बैंड करने वाली चीज़ क्या है? ग्रेविटी। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना ज़्यादा, तो इसकी इस पर ग्रेविटी ज़्यादा है, इसने स्पेस टाइम ग्राफ को बहुत बैंड कर दिया, इसकी कम है, इसने कम किया।
तो ये सब चीज़ें उसने 1960s में बताई थी। पर कुछ ब्लैक होल्स तो बहुत छोटे होते हैं पर उनमें ग्रेविटी होती है। हाँ, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ये समझ में आया तुम्हें? ब्लैक होल का बता देता हूँ मैं तुम्हें। ब्लैक होल इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे जो एक छोटी सी चीज़ है कि मतलब तुमने ऐसा कुछ सुना होगा, सन अपने एवरेज लाइफ स्पैन में है। सन इज़ अ एवरेज प्लैनेट, मतलब बीच में है वो कहीं, अभी अभी ख़त्म भी नहीं होने वाला और शुरू भी नहीं, बीच में कहीं पर है। तो ऐसे स्टेट होती है स्टार्स की कि उनके पास फ्यूल हो रहा है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है उनके अंदर फ्यूल हो रहा है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो श्रिंक बैक करेगा, है ना, मास में कन्वर्ट होगा। सब मास में कन्वर्ट होगा तो उसका मास बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, ग्रेविटी बढ़ेगी तो सब उसमें खिंचते चले जाएंगे। बोले एक इमेजिन करो, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट कर दी कि इसने स्पेस टाइम ग्राफ को इतना बैंड कर दिया तो सब यहाँ लुढ़क जाएंगे। बहुत ट्रिपी थॉट है ये कि जैसे मान लो यहाँ पे कुछ है, इसका ये बढ़ गई इसकी ग्रेविटी तो ये लुढ़क जाएगा यहाँ पे। इसको ऐसे में सब खींचते चले जाएंगे, तो खींचते खींचते वो खुद को ही खींचने लग जाएगा। खुद को खींचने लग जाएगा तो उसका मास इतना इनफाइनाइट है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो चुकी है कि वो इतना श्रिंक करेगा कि वो खींच डालेगा अपने आप को पूरा एकदम ज़ीरो पॉइंट में। वो पॉइंट में इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा मास का, मास कहाँ होगा पता नहीं, कहाँ कितना श्रिंक हो गया होगा। न्यूक्लियस की, एक न्यूक्लियस की तरह इमेजिन करो उसको, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, वो एंटायर यूनिवर्स को कंटेन किया हुआ है। तो मतलब मैं एक्सट्रीम पे बता रहा हूँ तुम्हें, इतने एक्सट्रीम भी नहीं होते ब्लैक होल्स। तो क्या होगा वहाँ पे तो श्रिंक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी क्योंकि मास ज़्यादा है और एकदम पॉइंट में होगा। ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है ना, Gm/r²। तो मास भी बहुत ज़्यादा है, आर भी एकदम जीरो को अप्रोच कर रहा है, लिमिट्स की तरह सोचो इसको। ये भी इन्फाइनाइट को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, तो ये फंक्शन इन्फाइनाइट को जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेविटी हो जाएगी वो इन्फाइनाइट की तरह। तो वो ब्लैक होल कहलाते हैं। तुम एस्ट्रोफिजिक्स में तुम इंटरस्टेलर मूवी ज़रूर देखना। सभी देखना, मतलब फिजिक्स भी है उस, मतलब अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। अभी कोई काम नहीं है इन सब चीज़ों का। तो लेकिन उसमें क्या दिखाया है, तो उसमें ये दिखाया है डायरेक्टर ने कि स्टोरी फॉर्म, स्टोरी भी बहुत बढ़िया मस्त है। मतलब कि एक बेटी रहती है, वो अपने पापा, मतलब पूरा संसार लूट चुका है, ऐसा सिचुएशन है, डेड एंड आ चुका है, खाने पीने के लिए भी लोगों के पास नहीं है, तो अर्थ को लीव करके जाना पड़ रहा है। सब लोग अर्थ को लीव करके जाना चाहते हैं, दूसरे हैबिटेट ढूंढना चाहते हैं। ये मतलब फैंटेसाइज स्टोरी है। और एक छोटी बच्ची रहती है, उसके पापा जा रहे होते हैं क्योंकि वो रहते हैं कुछ रिसर्चर, तो उसको आइडिया नहीं रहता है, कोई बच्ची रहती है वो छोटी, कि कहाँ जा रहे हैं। तो उसको ये ट्रॉमा रहता है कि मैं तो लौट के आऊँगा नहीं, अब आई एम लाइक गोइंग। तो अब उसको वो भी है कि बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं करके, तो वो निकल जाता है। मतलब तो बच्ची को पता नहीं, अब तो उनको थॉट पॉइंट रहता है कि अब कभी नहीं मिलना है लाइफ में। तो वो ऐसे प्लैनेट पे जाता है जिस प्लैनेट पे उसका वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रहती है, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि भाई क्या बोलते हैं 2 घंटे वहाँ के यहाँ के कुछ साल गुजर जाते हैं, 23 साल। तो उनको कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाना रहता है, तो वहाँ उसको रियलाइज़ होता है कि यार एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वो 2 घंटे गए तो उसके 13 साल यहाँ पे बर्बाद हो गए। तो स्पेस शटल पे लौट के आए तो 13 साल गुजर चुके हैं यहाँ।
तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या कर दिया मैं अपने बच्ची को छोड़ के आके इस चक्कर में कि यहाँ तो कुछ फेल हो रहा है एक्सपेरिमेंट, यहाँ भी कुछ नहीं बात बन रही है। तो उसको रियलाइज़ होता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो उसमें वो ब्लैक होल में स्पेस शटल घुसा देता है, और ऐसा दिखाया उसमें। तो वहाँ पे उसको 5th डायमेंशन दिखाई देता है। यार अच्छे विजुअलाइजेशन हैं। तो 5th डायमेंशन में ये देखता है वो कि टाइम जैसे 4th डायमेंशन है, तो इसको इन्वर्ट करके नेगेटिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, मतलब ये इमेजिनरी है, मतलब इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो नेगेटिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट करके इतनी ज़्यादा वहाँ पे दूसरे उसमें हो चुकी है कि वो पास्ट में चला गया, पास्ट में। और फिर वो जाके खुद ही रोक रहा है अपनी बच्ची को कि अरे रोक अपने बाप को, रुक जा, मतलब खुद ही अपने वो कह रहा है कि रोक। वो बहुत एकदम पोएटिक फॉर्म में कनेक्टेड, और जो विजुअल्स है ना, मतलब मज़ा आएगा तुम्हें। अभी नहीं आएगा ना, अभी नहीं आएगा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब आएगा। अभी तो तुम वो देखो, हनी सिंह आता है आजकल, बंद हो गया। अभी कौन चल रहा है यार? कैरी मिनाटी ख़त्म हो गया। हाँ, भूवम बम चल रहा है अभी, उसका कोई वो आने वाला है, नहीं आना। तो इसमें मज़ा आया तुम लोगों को या कुछ मज़ेदार नहीं है ये? तो अब ये बहुत मज़ा है ये सब देखने में। लेकिन जब इसकी इक्वेशंस लिखने आती है ना, कि मतलब कुछ टाइम के बाद अपन आइंस्टीन नोटेशन पढ़ रहे होंगे, तो ये अलग क्रोनिकल डेल्टा कहलाता है ये। तो मतलब ये शुरू हो जाएंगे ना इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए। मैथ्स का एकदम नशा होना चाहिए कि अब जो सिखा रहे हैं एकदम उसी पे फोकस करो, बिल्कुल इधर मत सोचो। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बहुत मज़ेदार बातें हो गई आज की। और बताओ, तुम्हें कुछ कहना हो तो, इस पर कुछ थॉट आ रहे हो तो? कुछ थॉट आ रहे हैं कीर्ति का? तो बेसिक मतलब ये है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो सब एक बस सीढ़ी है आगे पहुंचने की सिस्टम में। इसका रियलिटी से ज़्यादा सरोकार नहीं है। मज़ा आता है, कुछ पैटर्न बनते हैं, वही चीज़ फॉलो होती है क्वेश्चन करने में। लेकिन इसको ये मत सोचना कि ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये 1665 के आसपास जब न्यूटन था तब ये रिलेवेंट थी। बहुत ज़्यादा हम आइडियलाइजेशन मानते हैं सॉल्व करते टाइम चीज़ों को, कि रस्सी में लाइट होनी चाहिए। कौन सी रस्सी लाइट होती है ना? मतलब पुली फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस नहीं होती पुली। तो अभी तो अपन बस मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ वो नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब ये सच्चाई नहीं है ये सब। इसको उसकी तरह क्या बोलते हैं, वो होता है ना पज़ल की तरह लेना इसको, जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है अभी। तो लास्ट चीज़ क्या पढ़ी थी अपन ने? किसी को कुछ याद है? एक इक्वेशन पढ़ी थी, बस एक इक्वेशन याद रहनी चाहिए। वो इक्वेशन बताओ। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी ये। इसके बाद एक और चीज़ पढ़ी थी, एक इक्वेशन पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। जल्दी बताओ, एस्ट्रोफिजिक्स। -du/dx। बोलो, खुल के बोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हम दिमाग में क्या याद रखना है
कि फोर्स दिया हुआ है तो यू निकाल सकते हैं, यू दिया हुआ है तो फोर्स निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट करके ऊपर नीचे। अच्छा, अब एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसी से समझ में आ जाएगी वो। अच्छा, तुम कुछ और बोल रहे थे क्या आदर्श? वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तुम वही बोल रहे थे, रिवाइज किया करो है ना। ये आखिरी चीज़ जो हमें याद रहनी चाहिए थी वो ये थी। ये तो एक क्लास पहले की बात थी, वो तो याद रहनी, वो तो इससे तो ऊपर निकल चुके अब। तो देखो, इसको नई चीज़ सीख रहे हो हम यहाँ पे। एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू लिख सकते हैं यहाँ पर, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़, दिस इज़ नथिंग बट वर्क, है ना। यही तो रटा था हमने, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन वर्क होता है, तो वर्क। और ये क्या, बस डी यू का इंटीग्रेशन, तो डेल्टा यू आ जाएगा, यू निकल के आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेट होके फिर अपन लिमिट लगाएंगे यू इनिशियल से यू फाइनल। तो ये क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब डेल्टा यू, और एक नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ये याद रखना है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हम कैसे डिराइव कर पाए, ये इस इक्वेशन का यूज़ करके। और ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो ये केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है ना। तो रटना है तो अपन को ऐसे रटना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चीज़ लिखो गाड़ के एकदम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन पोजीशन ए इज -40 joules and in position B is, we don't know, और work done by conservative force in moving the body from A to B, in moving the body from A to B is -20 joules, is -20 joules, is -20 joules. So find potential energy of the body, find potential energy of the body in position B, find potential energy of the body at point B। तो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, उसमें से हमें डेटा खींचना है। जब हम जैसे वो सुपर हीरो मछली खींचता है ना पानी में से, तो क्वेश्चन में से हमें डेटा खींचना है। हाँ हाँ, ये एक ही चीज़ याद करो, तो सिंपलिस्टिक चीज़ जो तो ये लग रहा है यहाँ। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के लिए इक्वेशन में फिट करना है बस। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस -20 दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे। 20 दिया है क्या? अच्छा, तो -20, और ये माइनस यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कुछ भी जो भी बी से ए गया, कहाँ से गया, ये ए से बी गया, तो ए से बी गया तो यू फाइनल लिखते हैं, माइनस यू इनिशियल लिखते हैं। तो ए से बी गया तो फाइनल पे क्या होगा, बी, और इस पे क्या होगा, ए। अब यू ए की वैल्यू दी हुई है, यू ए की वैल्यू -40, इसकी जगह -40 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल्स टू माइनस यू बी माइनस -40,
ये समझ में आया? ये माइनस माइनस कैसे कर दिया, प्लस क्यों लिख दिया यहाँ पे? तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल और यू बी की वैल्यू आ गई यहाँ से -20। एक सिचुएशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 सिचुएशंस हैं। चेन एक में एकदम लेटी रखी हुई है, इसमें तो खड़ी रखी हुई है, उसमें हवा में लटकी हुई है, सब डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ये h है यहाँ से, और ये वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, मास भी दिया हुआ है चेन का, लेंथ भी दी हुई है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हुए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्राउंड इज 0। इन सभी की वो कितनी होंगी पोटेंशियल एनर्जीज? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सोचो। तो इसकी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसकी 0 है ना। अब ये सब थॉट दिमाग में चलाना कि ये इतना बढ़ जाए, उसी को 0 माना है ना। ग्राउंड उनके सेंटर ऑफ मास को ही, इस हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ मास को ही वो माना है, तो इसकी तो 0 हो जाएगी। इसकी कितनी होगी? तो इसकी निकालने के लिए हमें mgh लिखना जानते हैं हम तो, लेकिन ये तो mgh नहीं लिख सकते, इसमें तो बहुत सारे मासेस हैं। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो फर्स्ट इंट्यूटिव थॉट क्या बोल रहा है तुम्हारा? सेंटर पे मान लो पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे अपना इंट्यूशन एकदम सही हो जाएगा। मास अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको मान सकते हैं अपन कि मास सेंटर पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इस पर mg, ये यहाँ से यहाँ तक l है, तो ये क्या होगी l/2, mg l/2। और इसकी क्या हो जाएगी? इसमें पूरा का पूरा मास एक ही हाइट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कितनी हो जाएगी ये mgh? मतलब हाँ, समझ में आ रहा है ना? ये h क्यों है यहाँ पे l क्यों है, अंतर क्यों है? लिख लो, ये बना लो, और क्या याद रहेगा क्या? ये नोट्स एकदम देखो, यही तुम्हारे नोट्स है, अल्टीमेट नोट्स, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। इसलिए एकदम एक हाथ से लिखते जाओ और एक हाथ से सोचते जाओ, दोनों चीज़ें साथ में चलने दो, एकदम कर सकते हो ये तुम। अभी कितने साल के हो गए तुम लोग? 15 साल के हो गए अभी? 17 के हो? 16-17, हाँ, मतलब इतने भी नहीं हो, बच्चे नहीं हो। हाँ, तो कुछ बहुत अच्छी स्टीडियस टेक्निक्स होती है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अगर तुम फॉलो नहीं कर सकते तो मत करना, बट एक दिमाग में रखना कि ये करके लाइफ आसान हो सकती है। तो तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा झंझट है फिज़िकल रश का। हर किसी की लाइफ में फिज़िकल रश किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूरी होता है, लेकिन अभी तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है फिजिकल रश, दौड़ना भागना, आना जाना, इधर उधर, स्कूल। ठीक है, और इससे काबू पाने के लिए तुम्हें अपने शरीर को तुम नहीं शांत करा सकते। मतलब कि अगर तुम ऐसे खड़े हो गए कि चलो हाँ, तो फिर तो तुम्हारा स्कूल ही छूट जाएगा, फिर तुम्हारी कोचिंग सब छूट जाएगा, सोते रह जाओगे फिर तुम। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? मतलब मेंटल पीस बनाओ, फिज़िकल
रश हैज़ टू बी कंपनसेटेड बाय मेंटल पीस। मेंटल पीस कैसे बनता है? मेडिटेशन करके ना, मेडिटेशन करके नहीं बनता है। मेंटल पीस बनता है जब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, फ्यूल अप नहीं करोगे, तुम दिमाग में कचरा नहीं भरोगे। जब दिमाग में कचरा नहीं जाएगा अब कचरा क्या है? जो तुम्हारे आने वाले 2 साल या 5 साल जो भी तुम फोकस कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है तुम्हें, वो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है। और उसके अलावा जो भी चीज़ तुम्हारे एक्शन के पाथ में तुम्हारे माइंड को खींचती है, वो सब कचरा है। अगर तुम परेशान हो अपनी फैमिली को लेके, तो मेंटल पीस में आ जाओ। मरने तो जो मर रहा है मर जाए, जो जी रहा है जी जाए, टेंशन मत लो। अगर तुम किसी दोस्त की बातों को लेकर टेंशन में होगी यार उसका कैसे कटेगा या उसकी कैसे कटेगी, तो बिल्कुल दिमाग से निकालो। तो मतलब सबका कटना है, कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन में, है ना। टेंशन ही मत लो किसी, अपने सॉलिट्यूड को प्रॉस्पर करो। तो कचरा एलिमिनेट होगा ना, तो एक सॉलिट्यूड प्रॉस्पर होगा। उस रेजुवेनेटिंग टाइम में अगर तुम पढ़ाई के अलावा भी शांति से बैठना सीख गए, तो उस शांति वाले टाइम में भी तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रोडक्टिव चलेगा, तुम प्रिपेयर होगे, तुम अपने एक ही मिशन पे फोकस रहोगे। तो कंसंट्रेशन कैसे बनता है? कंसंट्रेशन एक जगह कंसंट्रेट करके नहीं बनता है, बाकी सभी चीज़ों से ध्यान हटाने से बनता है कंसंट्रेशन। एक पॉइंट, इट्स द अदर वे राउंड। हमें लगता है बस एक चीज़ में जुट जाएंगे, हम नहीं जुट पाओगे। पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं जुट पाओगे, तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी तुम अगली रील स्क्रॉल करता हुआ पाओ अपने आप को कि भाई अब तो 5 मिनट हो गए, रील्स आए ही जा रही हैं सामने, तो अलर्ट हो जाओ कि ये कचरा है। और या किसी से तुम बहस कर रहे हो, किसी को समझाना चाहते हो फ़ोन पे, या किसी को बैठ के कुछ समझा रहे हो, और फिर वो तुम्हें इतना ज़्यादा एंगेज कर ले बातों में कि तुम्हें लगने लगे कि यार तुम 5 मिनट से ज़्यादा उससे बहस कर रहे हो, या बोले तो समझ जाओ दिमाग में ये कचरा है, सब कुछ कचरा है, तो बचे कुछ नहीं बचेगा, तुम पढ़ाई करने ही बैठोगे। तो अदर वे राउंड, इसको ऐसा समझो, मेंटल पीस क्यों ज़रूरी है तुम्हारे ज़िंदगी में? इसलिए ज़रूरी है कि फिजिकल रश को कंपनसेट करना है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब स्ट्रेच मारो, और तो थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच करने की कोशिश करो तुम लोग। मतलब मुझे पक्का पता है कि तुम लोग मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो घर पे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, और जो खाली टाइम भी मिलता है उसमें भी निकल जाता है वो समय। तो अभी तुम एम्प्टी स्पेसेस अपने फिल नहीं कर पा रहे हो। तो अपने एम्प्टी स्पेसेस फिल अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम थोड़ा स्ट्रेच कर लो, अपना 2 घंटे यहाँ स्ट्रेच कर लो। मतलब ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है? ज़िंदगी में ज़रूरी है खाना, तो खाना मिल ही जाएगा तुम्हें किसी ना किसी तरीके से। घर पहुँचोगे 8 बजे तक, तो डायरेक्ट जाके खाना खाओ, थोड़ा स्ट्रेच कर लो अपने उस टाइम को। तुम वो कोई झुंड में आ रहे हो, रात में जाने की भी समस्या नहीं है, ऐसे समझाओ घर वालों को, क्या झुंड में जा रहे हैं हम, तो बोलना हमारे 2 बॉडी गार्ड है, तुम बोलना हमारे भी 2 बॉडी गार्ड है। तो ठीक है, मतलब मैं कन्विंस नहीं करना चाहता हूँ, तुम अपने ही कॉन्शियसनेस से डिसाइड करके जो भी बेस्ट है वो समझो, और एम्प्टी स्पेसेस फिल करने की कोशिश करो। एम्प्टी स्पेसेस फिल होंगे जब कुछ तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे। ऐसे जो चलते आ रहा है वो अच्छा स्टेट नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, उससे एक स्टेप तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब समय आता है ना, कि समय आ गया, अब रियलाइज़ हो गया कि यार 10th से अब 11th में आ चुके हैं, अब तो आ ही गए। अब तुम्हें इस तरीके से समझनी पड़ेंगी चीज़ों को। और अटैक एकदम कोई भी फालतू चीज़ पर दिमाग मत खर्च करो। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर तुम पूरा कंटेंट पढ़ने जाओगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें एकदम ऐसी चीज़ों पर अटैक करना है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो, जो हमारे काम आए। हमें कोई आइंस्टीन नहीं बनना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी के लिए।
इस 2 साल के फेज़ में। तो एक एनर्जी आएगी तुम्हें, एक किक मिलेगा कि यार हाँ चलो ख़त्म करना है। ख़त्म करना मतलब 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मतलब जॉय को मारो गोली। तुम तो बस ऐसे सोचो तुमने 10 क्वेश्चन कर लिए, जॉय कभी नहीं आएगा पढ़ाई में, बट एक रशनेस आएगी तो करोगे। और तुम बताओ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या क्या फ़ील होता है तुम्हें? ये मैं जो बताया इन सब से कनेक्ट कर पा रहे हो या अलग ही ज़िंदगी चल रही है तुम्हारी? कुछ और अलग चल रहा हो तो बताओ। देखो मैं क्या बोलता कम हूँ क्लास में, मुझे बोलना आता नहीं है एक्चुअली। मतलब बच्चे फिर बोलते हैं कि इतना हार्श टीचर, मैं हार्श लग रहा हूँ क्या तुम्हें? तो मेरी बातें वो ऐसी लग रही हैं क्या कि बहुत ही डर लग रहा है क्या? तो ठीक है, इन सब चीज़ों पे सोचो, है ना, खुद बैठ के तुम चारों लोग डिस्कस भी इन्हीं सब थॉट्स को सोच के करना कि अपन को कैसे आगे बढ़ते हुए करना। मतलब तो रिज़ल्ट की टेंशन मत लो, रिज़ल्ट क्या आएगा, किस चीज़ की तैयारी करना है, क्या होगा जीवन में। अभी डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन काम आएगा आगे चल के जीवन में। ऐसे मान के चलो, भक्ति, अगर भक्ति में विश्वास है तो बस ये समझो कि ये डिसिप्लिन आगे चल के काम आएगा कभी ना कभी लाइफ में। जो लोग रहते हैं ना, बोले चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सलकनपुर जाते हैं और एकदम पैदल जाते हैं ऐसे, और कुछ लोग वो ऐसे करके भी रैली जाती है कि लेटते हुए जा रहे हैं। तो क्या पर्पस है उनकी लाइफ का? कुछ नहीं, वो डिसिप्लिन है। हाँ हाँ, नहीं यार ऐसा तो नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, देखो एक चीज़ तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, मतलब लाइफ हमेशा आगे चलती है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे होगी लाइफ। तो रिग्रेट पॉइंट मत रखो। मतलब मेरे को रिग्रेट तो नहीं हुआ, कोई खो रहा है क्या तुम्हें रिग्रेट? किसी को होता है कि कॉमर्स ले लेते, वहाँ ज़्यादा हसीन ज़िंदगी होती। बराबर हसीन ज़िंदगी है सबकी, कॉमर्स में भी बहुत फाइट है, ऐसा समझो। सीए वगैरह के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, मैथ्स ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली। तुम्हारे को सीए की तैयारी करता होगा तो तुम देखना होगा तो पढ़ते ही रहना, पढ़ते रहना। मतलब मैथ्स वैथ्स की थोड़ी बहुत चीज़ें, साइंस वाइंस की थोड़ी बहुत चीज़ें, एक दो चीज़ समझ के बहुत सारे क्वेश्चन करना आसान है काम है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें पढ़ के उतने ही क्वेश्चन करना वो टफ़ काम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टफ़ है, कॉमर्स भी टफ़ है, ऐसा रिग्रेट पॉइंट मत लाओ कभी जीवन में। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत मस्त है। ये तो तुम अपनी 16 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हें, कभी तुम बैकवर्ड नहीं लाइफ में गए होगे, और एक्सपीरियंशियली किसी भी इमोशन से हिट हुए हो या किसी भी एक्शन से हिट हुए हो, कभी पीछे नहीं, अनडन नहीं हुए हो, अंडू की बटन नहीं आई होगी कभी। जो हो गया वो हो गया। अब मैथ्स ले लिया तो ले लिया, ये वाला सत्य है। तो जो भी मतलब इवेंट हो गया वो सत्य, ऐसा एक स्पिरिचुअल थॉट है कि सत्य मानते हुए आगे बढ़ते जाओ। जो भी हो रहा है मतलब एक्सेप्ट करो उसे ग्रेस से। तो ये याद रखो कि लाइफ आगे ही बढ़ती है, तो मतलब रिग्रेट कम होगा अगर कभी थॉट पॉइंट आता है तो। रिग्रेट अच्छी बात नहीं है, एक बार कर दिया तो कर दिया, और क्या, तो फेल हो जाएंगे और क्या होगा। तो कुछ चलो मतलब ऐसा लगता है ना कि एक बहुत कंफर्टिंग थॉट बता रहा हूँ कि चलो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैथ्स लेके ज़िंदगी में कुछ कमी रह गई है, कॉमर्स में ज़्यादा हो जाता, तो तुम सोचो, देखो तुम घर पे तो तुमने कॉमर्स और मैथ्स बनाया नहीं है। हम जा रहे हैं किधर, हम एक सिस्टम में जा रहे हैं, एक बना बनाया सिस्टम है, उसमें घुसना चाहते हैं। वर्ल्ड इज़ अ सिस्टम। तो अब इस चीज़ पे यूनिकनेस रखो, मतलब कि अगर तुम्हें मैथ्स में तुम्हारी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो कॉमर्स में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है ना। ऐसा कंफर्टिंग पॉइंट मान के चलो, मतलब ठीक है उधर भी ऐसे ही कुछ करना पड़ता, तो ठीक है अब इधर करते हैं, और क्या, ऐसे माइंड को मेकअप करो। और थॉट बताओ, तो मैं बताता हूँ मैं अपने व्यूज़ उस पर। तो कुछ चीज़ें बहुत याद रखो, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे मोबाइल, अब मोबाइल के बिना तुम रह नहीं सकते हो, है ना, सही बात है ये। मोबाइल नहीं रह तो लोगे, लेकिन तो जैसे
अगर तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, मान लो सपोज़, तो तुम घर पे अटक गए, कभी एक दिन लेट हो गए थे कभी, तो वो दिक्कत हो सकती है तुम्हारे साथ। तो तुम एक काम कर सकते हो कि शिफ्ट कर लो, मतलब कि अगर कोई डब्बे वाला फ़ोन है इसमें ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो शिफ्ट कर लो, या फिर इसमें नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर लो। नोटिफिकेशन ऑफ़ करने की सेटिंग होती है, तो ऐसे ऐप में जो कुछ प्रॉम्प्ट आते होंगे जिससे तुम्हारा दिमाग ख़राब होता होगा कि जो क्यों आ गया ये, मैं तो इस कुछ भी प्रॉम्प्ट आ जाते होंगे, इतने ऐप्स डाउनलोडेड होंगे, नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर लो। केवल व्हाट्सएप पे हर कभी कुछ भी मैसेज आ रहे हैं किसी के, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है तुम लोगों की एज के लिए, नहीं है, कोई मैसेज नहीं करता, तो उसको उसके नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर लो। एक बार देख लो दिन में, रात में उठ के कभी कर दो रिप्लाई, जिनको भी ठंडक नहीं मिल रही है तुमसे बिना बात किए, ठीक है। तो मैथ्स में भी अगर लिया है तो स्ट्रगल तो है, जैसा कॉमर्स में होता, आर्ट्स में भी वही है, सब जगह स्ट्रगल है लाइफ में, ऐसे मान के एकदम कंफर्ट फील होता है। तो कुछ भी समझ नहीं आता, मतलब ऐसा अभी सोचा है कि नीट तो देना, क्लियर हो गया, मतलब कोशिश तो पूरी है, हाँ। अगर क्लियर हो गया तो फिर मतलब MBBS नहीं हुआ तो फार्मेसी, हाँ M.Pharm, हाँ, सही है कि गलत है? सही है क्या? कितनी क्लियरिटी है थॉट में, क्लियर तो है कि हो गया, तो MBBS नहीं होता M.Pharm। मतलब जैसे मुझे मतलब डांस में तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं ऑनेस्टली मैं उसी में अपना फ्यूचर चाहती थी, लेकिन वो रहता है ना कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं होता है, हाँ। तो ऐसा तो फिर मतलब अभी भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भले ही कुछ भी पढ़ूँ, और मैं उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसमें भी कुछ करना चाहती हूँ, तो वो अभी मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन है कि वो सही है कि मैं उसे साथ में सही है, सही है। तो आर्ट किसी भी फॉर्म का तुम्हारा नेचुरल आर्ट आता है, मतलब किसी भी फॉर्म का नेचुरल आर्ट है, तो ये सही है, मतलब ये एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन कम करता है कि हम अगर 1 घंटे हम डांस कर रहे हैं, तो एक रूटीन में जब भी डांस कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन को एकदम श्रिंक कर देता है वो। मतलब ये लोग मोबाइल वोबाइल क्यों चलाते हैं बाकी लोग, हम जैसे लोग, क्योंकि हम डांस नहीं कर पाते, हाँ, हमारा कोई या कुछ किसी दूसरे आर्ट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, तो आर्ट इज़ नॉट ए डिस्ट्रैक्शन, ऐसा मत सोचो। हाँ, मतलब ये चीज़ तो है कि इसमें अगर मैं रहती हूँ तो मुझे दुनिया भर की टेंशन की और तो भी मुझे इतना वो नहीं होता है जब तक मैं इस चीज़ में रहती हूँ। हाँ, ये टेंशन लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्यों ज़रूरी है, तो जैसे अभी तो अपन रह रहे पेरेंट्स के साथ, आगे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब कि लाइफ में केवल अगर डांस करके काम चल जाएगा, मतलब वो चल सकता है, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो डांस करके डांस अकेडमी खोल ली है या कुछ, मतलब उनका सब कुछ उसी से चल रहा है, फिर तो इट्स लाइक बिजनेस वाइज तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभी क्या, हमको अपना दिमाग और भी डायमेंशंस में खोलना है। मतलब देखो 3 टाइप के क्वोशेंट होते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो ये तुमने IQ तो तुमने बहुत सुना होगा, IQ मतलब दिमाग में शार्प लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना, EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि इमोशनल क्वोशेंट अपन को डेवलप करना चाहिए। लेकिन अभी क्या, हमारी एज ऐसी है, या बहुत शार्पली बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना ना, ये सब एनालाइज करने की चीज़ें हैं कि अभी क्या हमारा ग्रोथ वाला जो रेट है मेंटल और फिज़िकल, वो ऐसे चलता रहता है, फिर वो सैचुरेट हो जाता है। मतलब कि तुम 35 साल के और 40 साल के आदमी में फ़र्क नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 साल के और 10 साल के बच्चे में फ़र्क कर लोगे कि हाँ, इनकी एज अलग है, बुद्धि अलग है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो अभी हम इस सैचुरेशन फेज़ में इधर, ठीक है, ये हमारा EQ डेवलप करने का बहुत अच्छा फेज़ है, जहाँ पे हमारा EQ डेवलप होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। तो अब हाँ 11th-12th वाला एकदम आखिरी टर्मिनेटिंग फेज़ पे पहुँच चुका है। मतलब क्या, EQ नहीं, हमारा डेवलपमेंट का फेज़। तो ये फेज़ होता है IQ डेवलप करने का। तो तुमने वो सुना होगा भक्ति, मतलब डांस इज अ फॉर्म ऑफ भक्ति, डांस का सोल भी भक्ति है। तो एसेंस भक्ति का ये भी है कि जैसे हमें अपने आप को थोड़ा परफेक्ट भी बनाना है। मतलब कि अगर हम वर्ल्ड, मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर बुद्ध भगवान वो हो जाएंगे, खाना वाना नहीं खाएंगे मान लो सपोज, तो वो तो मर जाएंगे फिजिकली, मटेरियलिस्टिक ख़त्म हो जाएंगे। तो मटेरियलिस्टिक अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर तो
उनका आर्ट भी है, जो भी उनका अंदर की चीज़ थी। तो हमें सर्वाइव तो करना है इस वर्ल्ड में। सर्वाइव करने के लिए मतलब जस्ट लाइक कि हमारी एज 70 साल तक एक्सपेक्ट करो, तुम 70 साल तक जियोगे, मतलब इतने बड़े स्पैन में सोचो, है ना। फिर 50 जियोगे, चलो इतना सोच लो, चलो 40 जियोगे, हटाओ एक तरफ, ठीक है, कम सोच लो। तो अगर तुम 40 में से अपने 2 साल डिवोट कर रहे हो IQ डेवलप करने के लिए, वो जो राइट एज है अभी, क्योंकि बाद में फाइट मारोगे तो कुछ नहीं होगा। तुमने देखा होगा कि भैया उनका अगर एडमिशन हो गया तो 11th से ही वो हो जा रहा है हर जगह, तो फिर वो नहीं तो SI की तैयारी कर रहा है तो करे ही जा रहा है। फिर मतलब 30-35 साल का हो गया, SI का एग्ज़ाम नहीं निकला। बहुत हार्शली बोल रहा हूँ यार, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो सिचुएशन ये है कि अभी सही समय पे सही हथौड़ा मारना चाहिए, ये पॉइंट है। और IQ डेवलप करने का पॉइंट है ये। तो अपने आर्ट को परस्यू रखो, एकदम अपने डिस्ट्रैक्शन यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो कि पूरे डिस्ट्रैक्शन यहीं पे आ जाए। थोड़ा सा लिमिट करो, छोड़ो भी मतलब थोड़ा सा लिमिट करो कि हाँ भाई चलो 2 घंटे की जगह जस्ट 2 घंटे कर रहे हैं तो चलो हम 1 घंटे कर लेंगे। और बाकी में भी टाइम वेस्ट मत करोगे, कुछ भी मतलब एडिटिंग करनी है या अपलोड करना है, कुछ टेंशन तो खाली कमरे में डांस करो लगा के अपना समय। तो उससे क्या तुम्हारी एनर्जीज, क्या चीज़ तुम्हारी सब कुछ एकदम श्रिंक होके सारी चीज़ें एकदम दूसरे एम्प्टी स्पेसेस के लिए स्पेस बना देंगी। तो आर्ट भी ज़रूरी है, आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ। मैं भी अपनी स्टडीज़ और ये आर्ट अपने वो करता था, क्या करता था, श्रिंक करता है अपने डिस्ट्रैक्शंस को। तो मैं भी अपने टाइम पे पोएट्री लिखता था, तो तुम ये मेरी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। किसी ने पढ़ी है क्या? sumitbhopali.blogspot.com में भोपाली लिख दिया था उस टाइम पे। मतलब सारे बहुत बचपन में बनाई थी, तुमने सुना होगा ऐसे राहत इंदौरी और ये मद्रासी और ये न जाने कहाँ के, तो नाम के आगे उस शहर लगा दे। अभी भी लिख, मतलब ये बहुत ही वैसा प्रश्न है ये कि अभी भी डांस करते हैं तो इसका कोई आंसर नहीं है। तो डांस अपने आप होता है, मतलब कोई फोर्स नहीं करता, पोएट्री अपने आप लिखाती है। तो अभी पिछले 1-2 दिन में तो नहीं लिखी है, मतलब 1-2 साल में, बट हाँ अपने टाइम पे लिखी थी तो पढ़ लेना अच्छा हो तो। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं अपन। और बताओ कुछ और डाउट्स हो ज़िंदगी में तो। ड्रीम क्या, उस टाइम पे क्या ड्रीम था, उस टाइम पे क्या सोचता था मैं? तुम्हारी एज पे क्या सोचता था मैं? तुम्हारी एज पे तो मैं यही सोचता था कि एग्ज़ाम निकल जाए, और यही ड्रीम था मतलब कि एग्ज़ाम निकल जाए पहले, फिर सोचेंगे करना क्या है लाइफ में। कुछ नहीं देखो, ये सब तो सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो रैंक आती है उसके हिसाब से तुम्हें अलॉटमेंट मिलता है। और अगर तुम ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसी ब्रांचेस मिलेंगे जो तुम नहीं सोच रहे हो अभी, तो वो सब सोचने का कोई मतलब नहीं है अभी तो बस ये सोचो अच्छे इन्वायरमेंट में जाना है, अच्छे इन्वायरमेंट वाले के ऐसे लोगों से आसपास रहना है जो थोड़े से कम्पिटिटिव हों। आने वाले टाइम में हम यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ लगाएं, मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा आगे निकलें, तो माहौल बनता है। तुम्हें महसूस होता होगा यहाँ पे, तुम्हें शांति महसूस होती होगी बाकी कोचिंग से जहाँ भी तुम गए हो वहाँ से थोड़ा, अगर मेरा इंट्यूशन सही है तो वहाँ पे भी तुम्हें शांति मिलेगी। लोग थोड़ा एक दिमाग वाले लोग रहेंगे वहाँ पे, तो तुम्हारे 5-6 साल उस इन्वायरमेंट में गुजरेंगे। 5-6 साल नहीं, सॉरी 4-5 साल। बीटेक करते हो तो 4, MBBS करते हो तो 5, डुअल डिग्री करते हो तो 5, है ना। तो उस एम्बियंस की सबसे ज़्यादा वो है, मतलब कि एक ऐसी जगह पहुंचना है जहाँ पे टेंशन ना लेनी पड़े। और वैसी भी टेंशन बहुत सर पे होती है कि ऐसी जगह होनी चाहिए, थोड़ा सिस्टम सही हो, ऐसा नहीं हो कि पता लगा कि खाना ही नहीं मिल रहा, कभी मैसी बंद हो गई। ऐसी भी जगह नहीं हो जहाँ पे पता लगा कि वॉशिंग मशीन नहीं है तो सुधर ही नहीं रहेगा काम। मतलब फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, तो मैं आराम से भी रहना है वहाँ पे, इन सब चीज़ों की झंझट नहीं पालनी है। तो अच्छे कॉलेजेस में जाना वर्थ है, मेहनत करना वर्थ है। सरकारी कॉलेज में थोड़ी फ़ीस कम लगती है, थोड़े स्ट्रगल ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी वर्थ है। स्ट्रगल भी थोड़े थोड़े ज़रूरी है लाइफ में। तो अभी तो यही थॉट पॉइंट था मेरा कि सरकारी कॉलेज में जाना है क्योंकि फ़ीस कम लगेगी, क्योंकि मनी इज़ अ गुड रिसोर्स, और उधर से बेटर एक एनवायरनमेंट मिलेगा, लाइक माइंडेड लोग रहेंगे। तो ये थॉट, ये सपना था मेरा उस टाइम पे।
तो इट्स वर्थ गिविंग, मतलब कि अच्छा है वो, अच्छा रहता है। मतलब कुछ नहीं भी हो तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो डिसिप्लिन काम ही आएगा तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी। लाइफ डिसिप्लिन से ही बनती है, बट अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया है।